चलिए दोस्त शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सबको 1 से 4 तक याद हो गया है ना? 1 से 4 तक जितना भी प्रश्न है सारा का उत्तर याद नहीं हुआ है तो चेत जाइए, अभी मौका है, समझ जाइए। नहीं तो एक साथ आपको ये पूरा याद करेंगे, कभी नाम को याद नहीं होता इतना बायोलॉजी पढ़ने के बाद तो, ठीक है। तो एक साथ सारे प्रश्नों को आपको कहिएगा, तुरंत रिवीजन कर लेंगे, नहीं बार बार रूटीन बना दीजिए कि एक दिन हर दिन एक चैप्टर का रिवीजन करना, रूटीन बना दीजिए। कितना देर, आधा घंटा पौने घंटा लगेगा एक चैप्टर? हम सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। किसको? मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन है, उसको एक एक करके आपको देखने में आधा घंटा 45 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और जब किसी प्रश्न में आप देखिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर ये कैसे हो सकता है, या किसी प्रश्न में आप फंस गए, तब जाना है थ्योरी पर। तो एकदम तय कर दीजिए कि हर दिन बायोलॉजी का एक चैप्टर रिवीजन करना है। जो समाप्त हो गया, जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, तो समाप्त हो। फिर वही जो रोशन सर का आर्ट्स में चल रहा है उसमें भी नियम बना दीजिए कि जो समाप्त हो गया उसका एक चैप्टर रोज रिवीजन करना। जब तक आप 92-95 मार्क्स पर नहीं पहुंचेगा तब तक नौकरी श्योर नहीं है, ठीक है ना? उतना आपको पहुंचना पड़ेगा। और ये पहुंचेगा कैसे? तो क्वेश्चन क्या आएगा, हमारे सिलेबस में इतना प्रश्न है, उसी से 92-95 रहेगा, ये गारंटी है। लेकिन आप याद तो करिए, रिवीजन तो करिए। आइए पहला प्रश्न पर और निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है, ये जीव बहुकोशिकीय तो हैं परंतु इनकी कोशिका उत्तक नहीं बना पाते, और ऐसी विशेषता वाला पूरे एनिमल किंगडम में केवल एक है, और वो कौन है? यानी कि पहला कथन ही 100% श्योर कर रहा है कि ये पोरीफेरा ही है, ठीक है, ये पोरीफेरा ही है दोस्तों। अब बाकी ये जीवों का पूरा शरीर छिद्रित रहता है, जिस छिद्र को ओस्टिया कहते हैं। इस जीव को ये जीव समुद्र में रहते हैं और उन्हें स्पंज कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो बहुकोशिकीय शरीर में उत्तक नहीं है, ऐसी विशेषता पूरे एनिमल किंगडम में केवल किसमें है? तो पहला आंसर आपका डी हो जाएगा। आ जाते दूसरा पर, निम्नलिखित में कौन सा जीव पोरीफेरा समूह का नहीं है? हाइड्रा। हाइड्रा सिलिंड्रेटा का, हाइड्रा सिलिंड्रेटा को हम दोस्तों क्या कहते हैं? निगेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकन, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला सभी पोरीफेरा समूह का जीव है। किस पोरीफेरा जीव को वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं? और ये किसको कहते हैं? यूप्लेक्टेला। यू स्पंजिया को बाथ स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाथ स्पंज कहते हैं। किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं? क्योंकि इसका इस्तेमाल तुरंत हम देखेंगे, यू स्पंजिया। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा पोरीफेरा संघ के जीव मीठे जल में पाए जाते हैं? मीठे जल में कौन पाया जाता है? स्पंजिला। 99% पोरीफेरा के जीव समुद्र में रहते हैं, अपवाद स्पंजिला है जो मीठे जल में भी पाए जाते हैं। अब स्पंजिला मीठे जल में पाए जाते हैं, इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि समुद्र में नहीं पाए जाते, समुद्र में भी पाए जाते हैं, मीठे जल में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कथन पोरीफेरा संघ के जीवों के संबंध में असत्य है? इस जीवों में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रजनन होते हैं, बिल्कुल। लेकिन सामान्य तौर पर क्या होता है, जब पोरीफेरा के लिए उसका वातावरण उसके प्रतिकूल हो जाता है तो प्रतिकूल परिस्थिति में ही पोरीफेरा लैंगिक जनन करते हैं। सामान्य तौर पर पोरीफेरा में अलैंगिक जनन ही होता है। ये जीव द्विलिंगी होते हैं, बिल्कुल सही है। इन जीवों में पुनरुत्पादन की क्षमता नहीं होती है, तो ये कथन आपका गलत है। पोरीफेरा में रीजनरेशन की क्षमता है, अर्थात इसके कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो वो फिर से नए विकसित हो जाते हैं। क्षतिग्रस्त अंगों का फिर से नए रूप में विकसित हो जाना या क्षतिग्रस्त अंग ही विकास करके नया जीव बन जाना क्या कहलाता है? पुनरुत्भवन कहलाता है। ये पुनरुत्भवन पोरीफेरा में भी है, सिलिंड्रेटा में भी है। नेक्स्ट, ओस्टिया तथा ओस्कुलम की उपस्थिति किस संघ के जीवों का? तो ये पोरीफेरा का लक्षण है दोस्तों, पोरीफेरा का। हाइड्रा किस संघ के जीव है? हाइड्रा सिलिंड्रेटा निगेरिया। देखिए दोनों आंसर होगा, ए भी होगा बी भी होगा। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न नहीं रहेंगे, या रहेंगे तब क्या करेंगे, बाद में छट जाएगा। तो सिलिंड्रेटा का ही नया नाम निगेरिया हो चुका है, दोनों पर्यायवाची हैं, तो हाइड्रा ए और बी दोनों यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा जीव निगेरिया संघ के नहीं है? सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा एक चपटा कृमि है और ये प्लेटी हेलमिंथेस के अंतर्गत आते हैं। सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक भी कहा जाता है दोस्तों। कोरल को मृत होकर के दोस्तों कोरल रीफ यानी परवाल भित्ति बनाते हैं। कोरल को हिंदी में परवाल कहते हैं। कभी पूछते कि परवाल किस संघ के जीव है, तो वो भी निगेरिया संघ के जीव है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, हाइड्रा का प्रचलन अंकुटपाद है? नहीं दोस्तों, कूटपाद एक कोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। किसमें? एक कोशिकीय। कूटपाद को अंग्रेजी में सीडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडोपोडिया कहते हैं। पी साइलेंट रहता है आगे वाला, सीडोपोडिया पढ़ते हैं। ये कूटपाद एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जबकि आप जानते हैं कि हाइड्रा जंतु जगत के जीव है, अर्थात बहुकोशिकीय है। ये कूटपाद यानी कि सीडोपोडिया अमीबा का प्रचलन अंग है। किसका? अमीबा का। ये कथन गलत है दोस्तों। हाइड्रा में अमृत का गुण पाया जाता है, बिल्कुल, लेकिन वास्तविकता में नहीं पाया जाता है। विशेषता पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कि अमृत का गुण है। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं तथा श्वसन विसरण के माध्यम से संपन्न होते हैं। ये सही है। हाइड्रा में भी कोई अंग नहीं है, हाइड्रा का भी शरीर उत्तक तक ही विकास किया है, इसलिए इनमें भी रक्त अनुपस्थित है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, बिल्कुल सही है। यानी कौन सा कथन सत्य है? तो 2, 3 और 4 क्या है, जबकि पहला कथन असत्य है। हाइड्रा निगेरिया संघ के जीव है या सिलिंड्रेटा संघ के जीव है। इनमें प्रजनन के लिए टेंटेकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टेंटेकल्स, हिंदी में इसे स्पर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हाइड्रा का प्रचलन अंग टेंटेकल्स होगा। क्या होगा? नेक्स्ट, निगेरिया संघ के जीवों के वैज्ञानिक नाम तथा उनके प्रचलित नामों के जोड़े में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ओटेरिया नहीं होगा, ओरेलिया होगा। ओरेलिया जेलीफिश सही है, बिल्कुल सही है। देखिए फाइसेरिया गलत है। फाइसेरिया को पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है। फाइसेरिया को पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है क्योंकि फाइसेरिया का शरीर एक युद्धपोत की तरह ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, किस संघ के जीवों के लार्वा को प्लेनुला कहते हैं? निगेरिया सिलिंड्रेटा के लार्वा को क्या कहते हैं? प्लेनुला कहते हैं। नेक्स्ट, चप्पे फीतानुमा परजीवी कृमि, चप्टा और फीता किसमें आएगा? प्लेटी हेलमिंथेस में। चप्टा और फीता कृमि प्लेटी हेलमिंथेस के जीव है, कृमि है।
कथन पहला है कि फेसियोला हेपेटिका को लीवर फ्लूक कहते हैं। सही है ये कथन, बिल्कुल सही है। सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक कहते हैं, ये भी कथन सही है, ये भी सही है। दोनों का दोनों कथन आपका सही है। कथन 1 तथा कथन 2 दोनों ही सत्य है। और फेसियोला हेपेटिका, सिस्टोसोमा दोनों ही प्लेटी हेलमिंथिस की जीव है, चपटा कृमि है दोस्तों। फीता कृमि का वैज्ञानिक नाम टीनिया सोलियम है। फीता कृमि का वैज्ञानिक नाम टीनिया सोलियम है। एकदम फीते के समान आकृति होने के कारण प्रचलित नाम फीता कृमि हो गया है। इनमें कौन सी विशेषताएं प्लेटी हेलमिंथिस के जीवों की नहीं है? अधिकांश जीव परजीवी होते हैं, बिल्कुल सही है। आहार नाल फीता कृमि में अनुपस्थित होते हैं, ये भी सही है। आगे यानी कि फीता कृमि को छोड़कर आगे जो चपटा कृमि है उनमें आहार नाल पाए जाते हैं, लेकिन अधूरे पूरे नहीं। लेकिन वो अधूरे आहार नाल भी फीता कृमि में नहीं पाए जाते हैं। बी नंबर का सही है। श्वसन अंग, कंकाल तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र पूर्ण विकसित होते हैं। प्लेटी हेलमिंथिस में तो ये सब विकसित, केवल आहार नाल पाए जाते हैं, वो भी अपूर्ण रूप से विकसित। अब फीता कृमि में तो वो भी नहीं पाए जाते हैं। एस्केरियासिस तथा फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है? एस्केरियासिस एस्केरिस के कारण और फाइलेरिया ऊचेरिया कृमि के कारण, और दोनों की गोल कृमि है। कौन सा कृमि है? गोल कृमि। प्लेटी हेलमिंथिस संघ के सदस्य एक लिंगी होते हैं, नहीं, गलत है। प्लेटी हेलमिंथिस के सदस्य द्विलिंगी होते हैं। प्लेटी हेलमिंथिस के सदस्य क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। एसके हेलमिंथिस संघ के सदस्य उभयलिंगी होते हैं, ये भी गलत है दोस्तों। उभयलिंगी होते हैं प्लेटी हेलमिंथिस और एक लिंगी होते हैं एसके हेलमिंथिस। तो इस तरह आपका दोनों ही कथन क्या है? असत्य है। कथन 1 तथा 2 असत्य है, दोनों कथन असत्य है। जंतु जगत में वास्तविक देवगुहा की उपस्थिति किस संघ के जीवों में प्रारंभ हुआ? तो ये एनिलिडा में पहली बार पूर्ण विकसित शरीर भी एनिलिडा का है। सभी तंत्रों का विकास सबसे पहले एनिलिडा में हुआ है। जोक तथा केचुआ किस संघ के जीव है? एनिलिडा संघ के जीव है, एनिलिडा संघ के। निम्न कौन सा विकल्प में दिए गए कथन असत्य है? केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटिमा पोस्टुमा है, ये सही है। केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटिमा पोस्टुमा है, ये सही है। जोक का वैज्ञानिक नाम हीरोडिनेरिया है, ये भी सही है। केचुआ खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है। तो गलत, इसका मतलब कौन है? केचुआ किसानों का शत्रु नहीं बल्कि क्या कहलाते हैं? मित्र कहलाते हैं, क्योंकि यह खेतों की मिट्टी की प्राकृतिक तरीके से उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। केचुआ के मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये मृदा के उर्वरता को निरंतर बढ़ाने का काम करते हैं, तो इसी कारण इसे बैरोमीटर कहा जाता है उर्वरता का। नेरिस को सीपी कृमि कहते हैं, सही है, सही है। एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा, बिल्कुल। तीनों कथन क्या है? सभी कथन 1, 2 और 3 सत्य है, ये छूट गया लिखा हुआ, सही है। क्लियर है? समुद्री चूहा किसे कहते हैं? काइटन को कहते हैं, वेरी गुड, काइटन को कहते। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? ऑर्थ्रोपोडा। दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का है। जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार कीजिए। जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब खुला रक्त परिसंचरण ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का में ही पाया जाता है, तो इसका एक के आधार पर इसका आंसर सी भी होगा, बी भी होगा। चलिए दूसरा पढ़ना पड़ेगा। जीवों में उत्सर्जन मेलपीजियन नली द्वारा या हरित ग्रंथि द्वारा होता है, और दूसरा कथन साबित करता है किसके बारे में है? क्योंकि मोलस्का में खुला परिसंचरण तो तंत्र होते हैं, लेकिन उसमें मेलपीजियन नली नहीं होते हैं। जीवों के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता, इसीलिए ऑर्थ्रोपोडा के अधिकांश जीवों का रक्त जो है रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। ऑर्थ्रोपोडा है इसका। सिल्वर फिश एक प्रकार का कीट है, क्या है? कीट है। अपने सिल्वर जैसे रंग होने के कारण और फिश जैसी कुछ आकृतियां मिलने के कारण इसे सिल्वर फिश कहा जाता है, लेकिन ये वास्तव में क्या है? कीट है। और अगर यह कीट है किस पहलू में आएगा? ऑर्थ्रोपोडा में आएगा। मकड़ी के 4 जोड़े पाद होते हैं, सही है, बिल्कुल सही। और कीटों में 3 जोड़े, दोनों कथन क्या है? सही है, आंसर सी होगा। कीट में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं और मकड़ी में 4 जोड़ी। नेक्स्ट, दिलचट्टा के हृदय में कितने कक्ष? 13 कक्ष होते हैं। मानव में मात्र 4 होते हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक तथ्य है दिलचट्टा के बारे में कि इसके हृदय में 13 चैम्बर होते हैं। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं? घरेलू मक्खी टाइफाइड बीमारी के वाहक है, सही है, ये गलत है दोस्तों। कालाजार को सेंट फ्लाई, हिंदी में इसका नाम 1, 2, 3 तरह के हैं, लेकिन अंग्रेजी नाम क्या है? सेंट फ्लाई, ये नाम आप याद रखिए। रेड फली चमगादड़ को कहा जाता है, किसको? चमगादड़ को कहा जाता है। तो कालाजार रोग जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है, किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? कालाजार किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? नहीं पता है? तीसरा नंबर चैप्टर को फिर से याद करिए। कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस, उसके बाद डायरिया, ये सारे आपको पढ़ाए थे ना रोग बला। तो अब इस स्थिति में कैसे होगा दोस्तों? आगे बढ़िए। किस कीट के शरीर से स्रावित पदार्थ से लाह उत्पन्न किया जाता है? तो लाह उत्पन्न होता है वो लेसिफर के कीट से उत्पन्न होता है। जैसे रेशम के कीट से रेशम उत्पन्न होते हैं और लेसिफर के कीट से लाह उत्पन्न होते हैं दोस्तों। लाह से चूड़ियां बनाई जाती है, नविवाहिता के पहनने वाली जो चूड़ियां होती है वो लाह से ही बनाए जाते हैं। तो चूड़ियां बनाने का कच्चा पदार्थ है। रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम कीट के प्यूपा से होता है। रेशम कीट के प्यूपा से होता है दोस्तों। कई अवस्थाएं गुजरती है रेशम कीट की। रेशम कीट सबसे पहले क्या देते हैं? अंडा देते हैं। अंडा विकास करके किस अवस्था में आता है? लार्वा। लार्वा विकास करके प्यूपा अवस्था में। अब प्यूपा के बाद ये क्या होते हैं? वयस्क। तो एक रेशम कीट का जीवन चक्र कितने चरणों से गुजरता है? 4 चरणों से। तो इसमें जो कीट की प्यूपा अवस्था होती है, उसी अवस्था में दोस्तों रेशम की प्राप्ति होती है। ठीक है, रेशम की प्राप्ति होती है। तो बिच्छू का विष उसके डंक में रहेगा। ठीक है, ये भी कोई पूछने वाली प्रश्न नहीं है, डंक में ही रहेगा विष। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। कुछ जीव रात्रिचर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ जीव रात्रिचर होते हैं, अर्थात वे अपने भोजनों के खोज में रात को ही निकलते हैं। और लगभग सभी रात्रिचर जीवों के आंखों में उत्तकों की एक विशेष परत पाई जाती है, और उस विशेष परत का नाम है पेपिटम लूसिडम। ये केवल रात्रिचर जीवों में, ये केवल तितली नहीं, बिल्ली की आंखों में भी इसकी परत पाई जाती है। शेर जैसे रात्रिचर जीवों से नहीं, बाघ जैसे रात्रिचर जीवों की आंखों में भी पाई जाती है। लगभग जितने भी रात्रिचर जीव है उनकी आंख चमकदार होती है, और ये चमकदार आंख आंखों में उत्तकों की एक विशेष परत के द्वारा आती है दोस्तों, और उसी का नाम क्या है? पेपिटम। तो तितली नहीं, जिसके भी आंख रात में चमकते हैं वो उत्तकों के इसी विशेष परत के द्वारा चमकते हैं। क्लियर हो गया बात? नेक्स्ट, कथन 1, घरेलू मक्खी के लार्वा को
सही है। कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सत्य है। झींगा तथा केकड़ा जीव जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये दोनों ही जीव किसके हैं? ऑर्थ्रोपोडा के हैं। तो झींगा मछली जो काफी फेमस मछली नहीं, और एक तथ्य यह भी है कि पूरे वर्ल्ड में झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादन भारत में ही होता है। निम्नलिखित जीवों में कौन मोलस्क संघ के नहीं है? दोस्तों कैरेफिश। कैरेफिश भी सिल्वर फिश की तरह एक प्रकार का क्या है? कीट है। कैरेफिश भी सिल्वर फिश की तरह एक कीट है, और कीट है तो यह किस फाइलम में आएंगे? ऑर्थ्रोपोडा में आएंगे। तो कैरेफिश आपका मोलस्का संघ का नहीं है, यह कैरेफिश आपका ऑर्थ्रोपोडा संघ का है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला को घोंघा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल घोंघा का वैज्ञानिक नाम पहला है। सीपिया को कटल फिश कहा जाता है, सही है ये भी। ऑक्टोपस को डेविल फिश तथा श्रिंगमीन के नाम से जाना जाता है, सही है। तो ये तीनों का तीनों कथन सत्य है। और पहला यानी कि घोंघा, सीपिया और ऑक्टोपस तीनों ही मोलस्का फाइलम के जीव है। किस फाइलम के हैं? मोलस्का फाइलम के। किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? 100%। तो ये केवल एक है दोस्तों, कौन? पोरीफेरा और सिलिंड्रेटा भी समुद्री होते हैं, लेकिन उनके कुछ सदस्य नदी झरनों अर्थात मीठे जल में पाए जाते हैं, लेकिन इसके एक भी सदस्य मीठे जल में नहीं पाए जाते हैं। ऑक्टोपस को क्या कहते हैं? मृदु कवची। ऑक्टोपस ही नहीं, जितने भी मोलस्क संघ के जीव हैं उनके शरीर कोमल होते हैं, जिन पर कैल्शियम कार्बोनेट का बना क्या चढ़ा रहता है? कवच चढ़ा रहता है। इसलिए ऑक्टोपस नहीं, आप घोंघा को भी मृदु कवची कह सकते हैं, सीप और सीपिया को भी मृदु कवची कह सकते हैं। मोलस्क संघ के जीवों को ही मृदु कवची कहा जाता है, और ऑक्टोपस आपका मोलस्क संघ के ही जीव है। जल संवहन तंत्र वाटर मस्कुलर सिस्टम तो पूरे एनिमल किंगडम के केवल एक फाइलम में है, और वो आपका कौन है? इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा है। कौन सा जीव इकाइनोडर्मिटा संघ का नहीं है? बिच्छू। बिच्छू आपका ऑर्थ्रोपोडा का है, ठीक है। बिच्छू आपका क्या है दोस्तों? ऑर्थ्रोपोडा का। स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन, समुद्री खीरा। समुद्री खीरा कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इकाइनोडर्मिटा फाइलम के। निम्न में किस जीव को साधारणतः फीदर स्टार कहते हैं? फीदर स्टार दोस्तों एंटी डॉन को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा विशेषता मत्स्य में पाए जाते हैं? ये अनियंतापी जीव है मत्स्य, बिल्कुल सही है। कोल्ड ब्लडेड अनियंतापी है। इनमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है, नहीं, श्वसन गिल्स यानी कि कोलोन के द्वारा होता है। हृदय 2 कक्षों में बटा होता है, सही है। इनके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त रहता है, ये भी मछलियों के संदर्भ में सही है। तो 1, 3 और 4 क्या है? सही है, जबकि 2 मछलियों के संदर्भ में असत्य है, क्योंकि इनमें श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं, फेफड़ा नहीं पाए जाते। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। यह कथन होगा, यह क्या होगा? कथन होगा, टाइपिंग मिस्टेक लगता है, नोट में भी यही है। कथन कथन वेल फिश स्तनधारी वर्ग के जीव है, बिल्कुल, क्योंकि वेल अंडे नहीं देते हैं, सीधे बच्चे देते हैं, और जो बच्चे देते हैं वो किस वर्ग के होते हैं? तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। क्रेफिश, कटल फिश, डेविल फिश मछली वर्ग के जीव नहीं है, ये भी सही है। क्रेफिश कीट है, ऑर्थ्रोपोडा के हैं। कटल फिश सीपिया को कहते हैं जो मोलस्का संघ के हैं। डेविल फिश ऑक्टोपस को कहते हैं, वो भी मोलस्का संघ के जीव है। तो ये भी कथन सही है कि तीनों वास्तव में मछली नहीं है। सिल्वर फिश, स्टार फिश मछली वर्ग के जीव है, ये गलत है। सिल्वर फिश भी कीट है, ऑर्थ्रोपोडा के हैं। स्टार फिश तो आप जानते हैं इकाइनोडर्मिटा के हैं। तो तीसरा कथन आपका गलत है, पहला और दूसरा सत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। कथन 1 तथा 2 सत्य है तथा 3 असत्य है। आगे बढ़े। निम्न में कौन मत्स्य वर्ग के जीव है? सभी। डॉग फिश, समुद्री घोड़ा, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा, फ्लाइंग फिश, ये सभी वास्तविक मछलियां हैं, अर्थात ये फिशेस क्लास। और दोस्तों ये जब नाम जो पड़ा है ना, इसके शारीरिक आकृति के कारण, जैसे समुद्री घोड़ा को समुद्री घोड़ा इसलिए कहते हैं, इसकी आकृति घोड़े के समान ही दिखती है, इसकी आकृति कुत्ते के समान ही होती है। इसकी ये मछली में उड़ने, फ्लाइंग फिश में उड़ने के लिए पंख पाए जाते हैं, अब ये हमें कुछ के लिए उड़ता भी है, फिर पानी में आ जाता है। तो ये सब जो नाम आप देख रहे हैं, इसके ये नाम इनके शारीरिक विशेषताओं के कारण पड़े हैं, लेकिन इनके वैज्ञानिक नाम अलग अलग है, जो नोट में हम दिए हुए हैं। तब का वैज्ञानिक नाम ब्रैकेट में दिया हुआ है। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक होगी? निश्चित तौर पर 70% पृथ्वी पर पानी है, और उस पानी में मछली है, तो सबसे ज्यादा संख्या किसका होगा दोस्तों? मछली, क्योंकि 70% इलाका तो इन्हीं का है। सबसे विषैली मछली कौन है? पाषाण मछली। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? स्टोन फिश कहते हैं दोस्तों, स्टोन फिश। इसके झटके से आदमी मर सकते हैं अगर बाय चांस कोई खा लिया तो दोस्तों। तो साइनाइड जानते हैं सबसे विषैला होता है, कोई साइनाइड खा लेता तो बचने की संभावना मात्र 5% होती है, लेकिन ये साइनाइड से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है, इतनी विषैली मछली है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु कौन सी कीट मछली? गेम्बूसिया। गेम्बूसिया के अतिरिक्त मांगुर मछली भी मच्छरों के नियंत्रण में सहायक होते हैं। गेम्बूसिया मछली, मांगुर मछली, ये मच्छरों के लार्वा को चट कर जाते हैं, मतलब खा जाते हैं। अब लार्वा ही खा जाएंगे तो नए मच्छर पैदा ही नहीं होंगे, और इस तरह मच्छरों पर कंट्रोल लगेगा दोस्तों। जल के बाहर निकालने पर मछलियां क्यों मिल जाती है? निश्चित तौर पर वे श्वास नहीं ले पाती है, क्योंकि उनमें गिल्स है जो केवल जलीय श्वसन के लिए ही उपयुक्त है। नेक्स्ट, शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होती है। शार्क मछली का अंतः कंकाल उपास्थियों का बना होता है। किसका? उपास्थियों का। हड्डी नहीं होने के कारण ये मत समझिएगा कि इसके शरीर कमजोर होते हैं, बड़ी खतरनाक मछली है, छोटे मोटे नाव को तो पलटने की क्षमता रखते हैं। एम्फीबिया बनाता है, यानी एम्फीबिया बनाता है। प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा है कि आपको हैरत हो सकती क्या पूछा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप सटीक आंसर दीजिए। यहाँ पर जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को, ठीक है, पशुओं को हम क्या कहते हैं? एम्फीबिया कहते हैं। यह आंसर डी होगा दोस्तों, और ये पूछा हुआ प्रश्न है, और इसी स्वरूप में पूछा है। आखिर प्रश्न ऐसे क्या हो गया? तो कभी कभी एग्जाम जो है अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद करता है ना, तो इसी तरह का हिंदी अनुवाद निकलता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? केवल नर मेढक टट्टराते हैं, क्यों? क्योंकि मादा मेढक में वाक कोष वोकल कोड नहीं होते हैं। मेढक के लार्वा को टेडपोल कहा जाता है, और मेढक ही नहीं, एम्फीबिया वर्ग के सभी जीवों के लार्वा को क्या कहा जाता है? टेडपोल। एम्फीबिया वर्ग के सभी जीवों के लार्वा को टेडपोल कहा जाता है। नेक्स्ट, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। पक्षी और स्तनधारी के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि तिलचट्टा में कितने होते हैं? 13। अब समझिए विकास में वो कितना आगे हम लोगों से, बहुत पीछे है, लेकिन हृदय के मामले में नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है। तो वाक कोष के कारण, वाक कोष अंग्रेजी में वोकल कोड कहते हैं, ठीक है। वास्तविकता यह कि मादा आवाज निकाल ही नहीं पाते, वो पूरी कोशिश करते नहीं निकाल पाते। शीत रखती है, यानी कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मतलब अनियंतापी।
या शीत रक्तीय अनुवादित किया गया है। तो तीनों के तीनों दोस्तों अनियतापीय या गोल्ड ब्लडेड या शीत रक्तीय प्राणी है। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है और ऐसा ये अपने त्वचा में नमी बनाए रखने के लिए करता है, ठीक है, ताकि त्वचा द्वारा श्वसन करता रहे। त्वचीय श्वसन की विशेषता है। जिन जीवों में त्वचा के माध्यम से सांस लेने छोड़ने अथवा श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उनके त्वचा में नमी का होना अति आवश्यक है। एनिलिडा में भी यही विशेषता थी कि वे त्वचा के माध्यम से श्वसन पूरा करते थे, इसलिए उनके त्वचा में नमी होना अति आवश्यक था। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसूति मतलब निष्क्रियता, इसको हम क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं। यानी हाइबरनेशन अंग्रेजी शब्द है, यानी कि शीत निष्क्रियता, सॉरी हाँ, शीत निष्क्रियता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसूति मतलब सुसुप्त अवस्था को प्रसूति कहते हैं। असुसुप्त अवस्था मतलब निष्क्रियता। निष्क्रियता वह अवस्था होती है जब जीवों के शरीर की सारी जैविक प्रक्रियाएं रुक जाती है सिवाय श्वसन के। तो निम्न तापक्रम हुआ तो इसे शीत निष्क्रियता कहेंगे। शीत निष्क्रियता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रीष्म निष्क्रियता को अंग्रेजी में एस्टिवेशन कहते हैं। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसूति को क्या कहेंगे? एस्टिवेशन कहेंगे। यानी उच्च तापक्रम पर यानी कि ग्रीष्म निष्क्रियता। ग्रीष्म निष्क्रियता को अंग्रेजी में एस्टिवेशन कहा जाता है और शीत निष्क्रियता को अंग्रेजी में हाइबरनेशन कहा जाता है। निशंस प्राणी है। निशंस प्राणी दोस्तों कछुआ को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कछुआ को। अब कहिए निशंस प्राणी क्या है? ऐसे प्राणी जो हर कुछ खा ले, कोई चीज ऐसा ना खाता और ऐसा माना जाता है ऐसा प्राणी कछुआ ही है। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, निम्न में किस जंतु में टीयर ग्लैंड यानी अश्रु ग्रंथि नहीं होता? घड़ियाल में नहीं होता दोस्तों। घड़ियाल रेप्टिलियन प्राणी है और इसमें अश्रु ग्रंथि नहीं पाया जाता है। एक कहावत भी बड़ी चर्चित है, घड़ियाली आंसू बहाना, मतलब झूठ मूठ का आंसू बहाना। तो घड़ियाली आंसू बहाना मतलब झूठा आंसू बहाना। वास्तव में घड़ियाल में अश्रु ग्रंथि होते नहीं, तो आंसू घड़ियाल बहा नहीं सकता है। सांपों की वृष ग्रंथियां स्तनधारियों के लाल ग्रंथियों के समान होते हैं। जैसे हमारे मुंह में या स्तनधारियों के मुंह में लाल ग्रंथियां होते हैं ना, उसी तरह सांपों के मुंह में उसके जगह पर क्या होते हैं? वृष ग्रंथियां होते हैं। सबसे विषैला सर्प दोस्तों कौन है? करेत। करेत वैज्ञानिक नाम बंगेरस है इसका। क्या है? बंगेरस। कौन एक विषैला सर्प नहीं है? पाइथन। इसको सही लिखिए, पाइथन। पाइथन। और सामान्य नाम दोस्तों क्या है? अजगर। इसमें विष नहीं पाए जाते हैं, इनमें विष नहीं पाए जाते। और अभी जो देख रहे हैं ये सब बटन डायरेक्ट रटने वाले तथ्य हैं, ठीक है, इसको डायरेक्ट रट जाना है। ऐसे प्रश्न घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? किंग कोबरा। और किंग कोबरा भी रहने के लिए घोंसला नहीं बनाता, बल्कि अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं, ठीक है, अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। पहला क्लोन पशु डॉली एक प्रकार का क्या था? क्लोन पशु यानी कि टिश्यू कल्चर का नाम सुने हैं? टिश्यू कल्चर के द्वारा जब जीवों को तैयार किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है, टिश्यू कल्चर के माध्यम से। और पहला क्लोन डॉली पैदा किया गया था जो एक भेड़ था दोस्तों, भेड़ था। टिश्यू कल्चर को विस्तार से रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर है ना, उसमें टिश्यू कल्चर के बारे में है, वहां पढ़ेंगे। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क मतलब नमी नहीं यानी सूखा, शुष्क पर्यायवाची सूखा हुआ मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है। इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो दोस्तों इससे जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन पैदा होता है। अगर मल शुष्क रूप में या बिना नमी के बाहर निकल रहा है तो निश्चित तौर पर इस छिपकली के शरीर में जल की कम से कम मात्रा उपयोग होगा। और रेगिस्तान में होने के लिए क्या इस तरह का अनुकूलन होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि रेगिस्तानों में या मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल की भयानक तरीके से कमी होती है, इसलिए वहां पर रहने वाले जीवों में यह अनुकूलन पैदा होनी चाहिए कि वे कम से कम जल में अपनी सारी जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न कर सके। डायनासोर दोस्तों हाँ मेसोजोइक ईरा में इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। पृथ्वी के विकास को कई ईरा में बांटा जाता है, ज्योग्राफी में पढ़िएगा इस बात को। तो यहाँ पर इसको याद आप रखिए, मेसोजोइक ईरा में डायनासोर इस पृथ्वी पर मौजूद थे। विषैली छिपकली को क्या कहते हैं? या हीलोडर्मा लिखिए, लीलो को काटकर हीलो लिखिए, हीलोडर्मा। छिपकली का स्पिरिट है हीलोडर्मा। चल रहा है वन जुगनू रात में कैसे चमकता है। एक क्वेश्चन है, जुगनू रात में कैसे चमकता है, कोई जानते हैं? आइए देखते हैं, बाद में पता करेंगे जुगनू काहे चमकता है। उड़ने वाली छिपकली को क्या कहते हैं? ड्रेको कहते हैं, ड्रेको ड्रेको। निम्नलिखित में किस की उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वर्ण की लपक रहता है, वर्ण की लपक, अंग्रेजी में इसको कलर पिगमेंट ही बोलेंगे। तो रंग बदलने के लिए उसमें भिन्न तरह पिगमेंट होते हैं जिसका भिन्न तरह से इस्तेमाल होता है छिपकलियों के शरीर में। समुद्री सर्प को क्या कहते हैं? समुद्री यानी जल में रहने वाले सर्प को हाइड्रोफिश कहते हैं। सर्प में मध्यकरण नहीं होता, वे ध्वनिकरण करते कौन से? त्वचा से, ठीक है। लेकिन अभी भी सर्प कैसे ध्वनिकरण करते हैं इसकी जानकारी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है जीव वैज्ञानिकों के बीच में, लेकिन माना जाता है कि सर्प त्वचा से ही ध्वनिकरण करते होंगे, वाइब्रेशन से। पक्षियों की हड्डी क्या होती है? बातिल होती है, स्पॉन्जी होती है, अंग्रेजी में स्पॉन्जी। निम्नलिखित में कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ कहलाते हैं? पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली को कहते हैं दोस्तों। भारतीय पक्षी के बारे में इन्हें बहुत जानकारी थी। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, कालारी मरुस्थल में काफी पाए जाते हैं। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? हमिंग बर्ड कहते हैं, हमिंग बर्ड कहते हैं। सेरिंग्स यानी शब्द से किसका वाक्य यंत्र है? पक्षी का। हम लोगों का जो गला में वाक्य यंत्र है उसका नाम लेरिंग्स है। क्या है? लेरिंग्स। मानव के गला में जहां से ध्वनि उत्पन्न होता है उसका नाम लेरिंग्स है, और पक्षियों के गला में जहां से ध्वनि उत्पन्न होता है उसका नाम सेरिंग्स है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है? कीवी, कीवी। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, सर्वपुरातन मतलब सबसे पुराना। ऐसा माना जाता है कि पहली बार जो पक्षियों का उद्भव हुआ वह आर्कियोप्टेरिक्स ही के रूप में हुआ। यानी आर्कियोप्टेरिक्स पहली पक्षी थी इस पृथ्वी पर, सर्वपुरातन, सबसे पुराना, और ये जुरासिक युग में, ठीक है। जैसे डायनासोर पहले ना मेसोजोइक ईरा में थे, उसी तरह आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक ईरा में इस पृथ्वी पर पाए जाते थे। पेंगुइन चिड़िया कहां पाए जाते हैं? अंटार्कटिका या दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी ऑस्ट्रिच।
वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था, ये आर्कियोप्टेरिक्स थे। आर्कियोप्टेरिक्स इनके जीवाश्म प्राप्त हुए वैज्ञानिकों को, और उसी आधार पर यह पता चला है कि ये ऐसी पक्षी थी जिनके चोंच में दांत थे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। पापो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? मोर का नाम है। ये तोता को काटकर आप मोर लिखिए, मिस्टेक है ये प्रश्न में, तो मोर लिख दीजिए। वैसे आप जानते होंगे प्रश्न में कुछ है नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। किस पक्षी के दांत थे? अभी तुरंत देखें, आर्कियोप्टेरिक्स। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है। यह गुंजल पक्षी है, सबसे छोटी पक्षी है, आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ान भर सकता है। घरेलू छिपकली चिकनी दीवारों पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? तो उंगलियों पर चिपकने वाले लेवली युक्त गद्दियां होती है, जो दीवार के हल्का सा जो घर्षण होता है उससे चिपक जाते हैं। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है। ऐसा कहावत किसके बारे में प्रचलित है? शुतुरमुर्ग के बारे में प्रचलित है, हालांकि वो ऐसा वास्तव में करती नहीं है। ठीक है, शुतुरमुर्ग के संबंध में ये अवधारणाएं चलती है कि शुतुरमुर्ग अपने दुश्मन को देखते ही अपना सिर रेत में कर लेती है। ज्यादातर शुतुरमुर्ग की आबादी वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में कालारी मरुस्थल जो है वहीं पर है। तो शुतुरमुर्ग ये सर नीचे क्यों कर लेती है, रेत के अंदर क्यों कर लेती है? तो उन्हें लगता है कि ना तो हम देखेंगे शत्रु को, ना ही हम डरेंगे शत्रु से। ठीक है, ना तो शत्रु को देखेंगे, ना ही शत्रु से डरेंगे। लेकिन ऐसा वो इसलिए नहीं करती है, ऐसा इसलिए करती है ताकि शत्रु को लगे कि ये शुतुरमुर्ग नहीं बल्कि कुछ और है, इस तरह की वो आकृति अपने शरीर की बनाती है। लेकिन कहावत ये चल पड़ा है कि ना तो शत्रु को देखना है, ना ही शत्रु से डरना है, इसलिए शुतुरमुर्ग अपने सिर को रेत के अंदर कर लेती है। स्तनधारी वर्ग की विशिष्ट लक्षण कौन है? सभी स्तन ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, चार कोष्ठीय हृदय, सभी स्तनधारी की विशेषताएं हैं। ब्लबर क्या होता है? ब्लबर बसा की परत, सघन मतलब सघन बसा की परत है। ऐसे जीव जो ठंडे क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे कि ठंडे क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। कुछ जीव बहुत ठंडे, जैसे जम्मू कश्मीर में याक पाए जाते हैं, माइनस टेम्परेचर पर भी वो अच्छी से जीवन यापन कर लेते हैं। तो ऐसे जीव जो ठंडे क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित है, तो उन जीवों के त्वचा के ठीक नीचे बसा की एक मोटी परत पाई जाती है और उसे ब्लबर कहते हैं। और यह ब्लबर शरीर से उष्मा को बाहर निकलने से बहुत हद तक रोक देता है। और जब शरीर से उष्मा बाहर नहीं निकलेगा तो निश्चित तौर पर दोस्तों ठंड बहुत कम से कम लगेगा। तो ब्लबर सघन बसा की परत है जो ठंड के क्षेत्र में रहने वाले जीव के त्वचा के नीचे पाया जाता है। ऐसे ध्रुवीय भालू होते हैं, माइनस 10-15 डिग्री टेम्परेचर पर वह बहुत ज्यादा आसानी से रह सकता है, क्योंकि उस टेम्परेचर में भी वो थोड़ा जोर से चलने लगता है तो वो पसीना आने लगता है उनके शरीर को। तो इतनी ज्यादा वह वहां पर रहने में कैसे सक्षम हुआ है? तो उसका कारण क्या है? ब्लबर है। तो सभी में नहीं पाया जाता है, केवल ठंडे क्षेत्र में रहने वाले जीवों में यह पाया जाता है। कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? मछली नहीं, मछली वर्ग का जीव है। डॉल्फिन क्या है? स्तनधारी है, क्योंकि अंडे नहीं देते, डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। व्हेल स्तनधारी है, क्यों? तो इसमें फेफड़े, 4 वेश में हृदय एवं कशेरुक दंड पाए जाते हैं। कशेरुक दंड मतलब रीढ़ की हड्डी। विशालतम स्तनधारी कौन है? व्हेल है। व्हेल सबसे विशाल स्तनधारी इस पृथ्वी का। भारत का राष्ट्रीय स्तनधारी बाघ। बाघ स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु यानी आरबीसी किसमें पाया जाता है? स्तनधारी में पाया जाता है। स्तनधारी में पाया जाता है, यानी एम्फीबिया सरीसृप पक्षी के आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा स्तनधारी के ब्लड में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, जो इन सबके ब्लड में नहीं पाए जाते। वेल के हृदय कितने कक्ष? 4 कक्ष, क्योंकि वेल स्तनधारी है। बिल्ली का रात में क्यों चमकते हैं? टेपिटम लूसीडम या डो करिए, ई को जगह पर डो करिए। पता है आपको कि जो भी जीव रात्रिचर होते हैं, उनकी आंख जो चमकते हैं वो आंखों में विशेष ऊतकों के परत के कारण ही चमकते हैं। टेपिटम लूसीडम। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया? अब यहाँ पर रडार का तात्पर्य है पराबैंगनी किरणों पराश्रव ध्वनि के द्वारा ये अपने लक्ष्य का निर्धारण करता है। यानी इनमें ये क्षमता है कि ये अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करता है और उसी अल्ट्रासोनिक वेव के जरिए ये अपने लक्ष्य का निर्धारण करता है, जिस कारण कहा जाता है कि चमगादड़ के पास अपना सिस्टम है। रडार में भी रेडियो तरंगों के माध्यम से ऊंचाई पर उड़ रही या किसी अन्य वस्तुओं जो ऊंचाई पर है, छिपा हुआ है, उसकी खोज की जाती है। अंधेरे में चमगादड़ अल्ट्रासोनिक तरंगे यानी पराश्रव तरंगे, अल्ट्रावायलेट का मतलब होता है पराबैंगनी, तो पराबैंगनी पराश्रव तरंगे को उत्सर्जित करता है। मानव का जैविक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मानव का जैविक नाम होमो सेपियंस है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को पालतू बनाया। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है, तो मां से वे सभी जरूरत की चीज प्राप्त करता है जो उन्हें जरूरत है। ठीक है, तो खनिज, लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। और इतना ही नहीं, हर जरूरत की चीज भ्रूण को गर्भ में मां से ही प्राप्त होती है। सिर्फ यही नहीं, और जो भी उत्सर्जित पदार्थ है वो गर्भ द्वारा इसी शरीर में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा अंडज स्तनीय यानी अंडे देने वाला स्तनधारी है? तो अंडे देने वाला स्तनधारी कौन है? मोनोट्रीम। इसी को एकिडना कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? एकिडना। नेक्स्ट, अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? हाँ, कटीला चीटी खोर। ये एकिडना है। एकिडना चीटी पकड़ के खाता है और इनके शरीर पर कांटे निकले होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कटीला चीटी खोर कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए एकिडना। नेक्स्ट, नियततापी प्राणी कौन है? चमगादड़। क्योंकि चमगादड़ स्तनधारी है। नियततापी केवल एम्फीबिया, रेप्टिलिया और मछली होते हैं। चमगादड़ अनियत नहीं, शार्क मछली है, सौंप रेप्टिलिया, छिपकली रेप्टिलिया। तो मछली, रेप्टिलिया और एम्फीबिया ये आपको क्या होते हैं? अनियततापी होते हैं। क्या होते हैं? चमगादड़ स्तनधारी है, तो स्तनधारी और पक्षी नियततापी होते हैं। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। ये कंटक चूहा है दोस्तों, कांटे वाले चूहा दोस्तों, लिख लीजिए कांटे वाले चूहे। त्वचा पर कांटे निकले होते हैं। स्तनधारी के उत्सर्जनीय उत्पाद में मूत्र में अधिकता से पाए जाते हैं। सबसे अधिक दोस्तों जल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसका मतलब क्या है? अच्छा, मूत्र की चर्चा जो है ना, आपको क्या क्या पाया जाता है टोटल बता ही देते हैं। 96% जल, 2% यूरिया, शेष 2% में यूरिक अम्ल, अमोनिया
क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन, सोडियम क्लोराइड। तो 96% जल, यानी जल के बाद सबसे ज्यादा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद NaCl। क्लियर है? अब इस हिसाब से आंसर क्या होगा? यूरिक अम्ल होगा। क्लियर हो गया? समझ गए? ये है, आप जाइए ना, उसमें 10वां चैप्टर में सब कुछ है। 10वां चैप्टर में देखिएगा लिखा हुआ है, 10वां चैप्टर पढ़ना भी है। इस मूत्र के बारे में, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बॉडी में पढ़ेंगे हम लोग। हो गया? नियत तापी कौन है? वेल है, वेल स्तनधारी है ना, तो ये क्या होगा? नियत तापी होगा। अब वेल शार्क मछली है, विशालता, ये मछली है शार्क, लेकिन विशालता करने से क्या कहा जाता है? वेल शार्क कहा जाता है। तो वेल शार्क मछली है, तो ये अनियत तापी होगा। ड्रेको आपका छिपकली है, ठीक है, उड़ने वाला। निम्न कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मेढक, मेढक, मेढक। कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? बैबून। सबसे छोटा बंदर गिबन, सबसे छोटा बंदर गिबन, सबसे बड़ा बंदर बैबून। अनियत तापी प्राणी कौन है? तो वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान का अनुरूप बदलते रहते हैं। अनियत तापी मछली होते हैं, एम्फीबिया होते हैं और रेप्टिलिया होते हैं। कुट्टक किसी में नहीं पाए जाते। कुट्टक सभी न उड़ने वाले, ऐसे पक्षी जो उड़ने में समर्थ है, उन सभी में कुट्टक नहीं पाए जाते। और इसमें न उड़ने वाला पक्षी आपका कौन है? शुतुरमुर्ग। कुक्कुट दोस्तों मुर्गा को कहा जाता है। मुर्गा कुछ हद तक उड़ने में सक्षम है। डायनासोर थे, डायनासोर सरीसृप थे जो मीसोजोइक इरा में इस पृथ्वी पर पाए जाते थे और अब क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। रक्त में प्रति अस्कंदन मतलब न जमने वाले, रक्त को जमने से रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? और ये प्रति अस्कंदन क्या है? हेपेरिन। इसको हम मानव ब्लड जब पढ़ेंगे ना, डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आप याद रखिएगा। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्ग के प्राणियों के बीच का योजक करिए? पक्षी और स्तनधारी। मतलब एक ऐसे जीव जिसमें दो अलग अलग जीवों के गुण समाहित हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? योजक करी कहते हैं। यानी आर्कियोप्टेरिक्स में कुछ गुण पक्षी के हैं, सॉरी पक्षी नहीं, सरीसृप होगा। कुछ गुण सरीसृप के हैं और कुछ गुण नहीं, अधिकांश गुण पक्षी के हैं, लेकिन कुछ गुण किसके हैं? सरीसृप के। इसलिए आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और पक्षी के बीच का योजक करिए। कौन सा जानवर का संबंध मोलस्का से? दोस्तों, तो हेलियोटिस एक मोलस्क प्राणी है। हेलियोटिस मोलस्का प्राणी है, यानी मृदु कवची जीव है। मैमथ हाथियों के पूर्वज थे, ये अब पृथ्वी पर नहीं पाए जाते, अर्थात विलुप्त हो चुके हैं। मतलब मैमथ हाथी ही था, हाथी से भी विशाल शरीर होता था उसका, जो अब पृथ्वी पर पाए नहीं जाते। फेरोमोन्स कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है कि आइए एक प्रकार के हार्मोन है। भारत की सबसे बड़ी मछली तो वेल शार्क है। भारत की विश्व की सबसे बड़ी मछली यही है। निम्नलिखित प्राइमेटों में, प्राइमेट क्लास का नाम है, प्राइमेट किसका नाम है? क्लास का नाम है, सॉरी क्लास का नाम है, है ऑर्डर का नाम है प्राइमेट, ठीक है। क्लासिफिकेशन में स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर आते थे ना, तो ये प्राइमेट ऑर्डर का नाम है। निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंध किससे है? गोरिल्ला से है। निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? मकड़ी कीट नहीं है। कीट मकड़ी नहीं है, मकड़ी अलग वर्ग है और तो पुटा के। पांडा उसी कुल माता जिस कुल में भालू आता है, यानी पांडा जिस फैमिली के अंतर्गत है, उसी फैमिली के अंतर्गत कौन है? भालू है। पांडा जीव है जी, चाइना पाए जाते हैं, भारत में भी उत्तर पूर्व राज्यों में कुछ पाए जाते हैं। एक कौन तो अभयारण्य में लाल पांडा पाए जाते हैं। अधिकांश कीट श्वसन करते किससे? वातक तंत्र को अंग्रेजी में ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। निम्नलिखित में कौन अंडे देता? सीधे बच्चे नहीं, एकिडना। एकिडना थोड़ा गलत तरीके से लिखा है, एकिडना। ये स्तनधारी है, फिर भी ये अंडे देते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस एक सर्प का भोज्य यानी भोजन मुख्य रूप से आगे सर्प है? तो नागराज, अंग्रेजी में किंग कोबरा, ठीक है, किंग कोबरा, नागराज यानी कि किंग कोबरा। निम्नलिखित में किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देता है? तो दोस्तों ये मकड़ी है, मकड़ी में ये घटना पाई जाती है। कौन सा एक कपी, कपी मतलब बंदर, कपी मतलब, तो पूछा कौन बंदर नहीं है? तो लंगूर, लंगूर अलग वर्ग, अलग फैमिली के जीव है, ये बंदर नहीं है, लंगूर अलग प्रजाति हो गया। गिबन, गोरिल्ला, ओरेंगुटेन ये सभी बंदर है, लेकिन बंदर, लंगूर बंदर नहीं है। डुगोन्स नामक समुद्री जीव जो विलोपन यानी विलुप्त होने के कगार पर, ये क्या है दोस्तों? स्तनधारी। डुगोंग को समुद्री गाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री गाय। डुगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है, उसी तरह दिखते हैं। भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन बगुल यानी कि अंग्रेजी में फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स की संज्ञा किसको दी गई है? चमगादड़ को दी गई है। निम्नलिखित में कौन सा पशु मांसाहारी है? मच्छर, लेकिन केवल मादा मच्छर ही मांसाहारी होते हैं, नर मच्छर शाकाहारी होते हैं। मधुमक्खी में ड्रोन होते हैं, ड्रोन, ड्रोन जननक्षम नर होते हैं, यानी जनन के योग्य नर होते हैं। तो दोस्तों मधुमक्खी, मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खी होती है। एक क्वीन, दूसरा ड्रोन, तीसरा वर्कर। तीसरा रानी की संख्या 1 से 2 या अधिकांश केसों में 1, ड्रोन 7 से 8, शेष क्या होते हैं? वर्कर होते हैं। सबके काज बटे हुए। रानी मधुमक्खी का काम सिर्फ अंडे देना है, ड्रोन मधुमक्खी का काम सिर्फ रानी मधुमक्खी को निषेचित करते रहना है, बाकी सारे काम कौन करते हैं? वर्कर। तो ड्रोन क्या है? तो ये नर है, जननक्षम मतलब जनन करने के योग्य नर है। ये जो वर्कर होते हैं ये ना तो मेल होते हैं ना ही फीमेल होते हैं, ये जनन के योग्य नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? कौन एक विलुप्त प्राणी है? यात्री कपोत। कपोत मतलब कबूतर। एक जमाने में वो कबूतर थे जो संदेश पहुंचाने का काम करते थे। संदेश पहुंचाने वाले कबूतर अब विलुप्त हो चुके हैं, अब वो कबूतर की प्रजाति नहीं पाए जाते। तो यात्री कपोत, कपोत का मतलब कबूतर है। कपोत दुग्ध उत्पन्न, कपोत मतलब कबूतर मतलब पक्षी। आपको बताते कि मेल पिजन यानी कि नर कबूतर में कपोत दुग्ध उत्पन्न होता है। कौन सा हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है, यानी गजदंत के रूप में बदलता है दोस्तों? आपका कौन? दूसरा द्विदंत। इसको अंग्रेजी में सेकंड इंसाइजर कहेंगे, सेकंड इंसिजर।
इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मिलोर मोलर टाइप के 4 दांत होते हैं ना, तो दूसरा कृतंत जो है सेकंड इंसीजर गिद्ध जो है हाथियों में वो बाहर निकलकर लंबे हो जाते हैं। डार्विन फिजिक्स का प्रयोग पक्षियों के लिए किया जाता है। किसके लिए? पक्षियों के लिए पर्यायवाची शब्द है ये। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा युग्म विपरीत, विपरीत मतलब अलग, कौन सा जीव है, कौन सा युग्म का विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? यानी सवाल पूछा किसका परिसंचरण तंत्र अलग है सभी से। तो केचुआ और जोंक एनिलिडा प्रोनिया, तो इसका परिसंचरण तंत्र कैसा है? बंद है। आदमी और व्हेल स्तनधारी है, तो इसका भी परिसंचरण तंत्र बंद है। कॉकरोच और सिल्वरफिश ऑर्थ्रोपोडा है, तो इसका क्या है? खुला है। टेडपोल लार्वा मेढक के है और मत्स्य, ये दोनों आपको कोरिडेटा के हैं, तो ये भी क्या है? तो अलग किसका है दोस्तों? सी का अलग है, 3 का बंद है, 1 का खुला परिसंचरण तंत्र है, तो अलग किसका है? कॉकरोच और सिल्वरफिश का। तो 138 का आंसर हो जाएगा सी। कौन एक कीट नहीं है? तो मकड़ी आपका कीट नहीं है, मकड़ी आपका कीट नहीं है। विलोपन के कगार पर सार्वत्रिक संकटपन एशिया का शीर्ष परभक्षी ढोल है। ढोल है दोस्तों, ढोल एकदम कुत्तों के समान दिखने वाले जीव है। किसके समान? कुत्ते के समान, एकदम कुत्ता के समान दिखता है ये ढोल। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्र के जंगलों में ये पाए जाते हैं, जो अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। डोमेल कौन है? अंकुश कृमि, नाहरूबाद, फीता कृमि, ये सभी वास्तव में कृमि है, अर्थात प्लेटी एलिमेंथिस के सदस्य हैं। लेकिन दादी कृमि वास्तव में कृमि नहीं है, बल्कि यह क्या है? कवक है, इसलिए यह बेमेल है। निम्नलिखित में किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो ये भी सवाल कोई पूछने का तो है नहीं, मधुमक्खी प्रयोग में ला रहे तो मधु प्राप्त करना ये बुद्धियत होगा। नेक्स्ट, विभिन्न जातियों में XC2 संरक्षण के लिए निम्न में कौन सा उत्कृष्ट है? XC2, ध्यान दीजिए, जो जीव विलुप्त होने के कगार पर चले गए उसको बचाना तो जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण में हर जीव, हर पेड़ पौधे के अपने विशेष योगदान होते हैं। किसी एक जीव या पौधे के विलुप्त हो जाने से उसका प्रभाव लंबे समय तक इस पृथ्वी के पर्यावरण पर पड़ता है। तो विलुप्त होने के कगार पर जो जीव, पेड़ पौधे पहुंच गए हैं, उसको बचाना क्या कहलाता है? उसको बचाना क्या कहलाता है? संरक्षण 2 तरीके से होता है, इन सीटू और XC2। कोई भी जीव अगर विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है या उन पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे जीव को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जीव के पर्यावरण में अपने योगदान होते हैं। क्योंकि मानव सबसे विकसित जीव है, तो बचाने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से मानव पर ही आएगी। तो विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे जीवों को बचाने को जैव विविधता संरक्षण कहा जाता है, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। और यह संरक्षण 2 प्रकार से होता है, इन सीटू और XC2। जब किसी जीव को उनके अपने ही प्राकृतिक आवास में सुरक्षा देकर विलुप्त होने के खतरा से बचाया जाता है, तब ऐसे संरक्षण को क्या कहते हैं? इन सीटू कहते हैं। जब किसी जीव को उसे उसके अपने ही प्राकृतिक पर्यावरण में संरक्षित कर दिया जाता है, तो संरक्षण की विधि को क्या कहते हैं? इन सीटू। उदाहरण के लिए गिर के जंगलों में शेर को संरक्षित किया गया ना, वहां शेर को संरक्षित करने के लिए पूरा गिर को एक अभयारण्य बना दिया गया है। तो वहां शेर को सुरक्षा प्रदान किया गया है, वो भी अपने प्राकृतिक आवास में। तो अभयारण्य बनाकर संरक्षित करने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? इन सीटू। समझ गए ना? लेकिन जब विलुप्ति का खतरा कम रहता है तब ही यह उपाय सुरक्षित रहता है। लेकिन विलुप्ति का खतरा बहुत ज्यादा है, तब जीवों को उनके अपने प्राकृतिक आवास से उठाकर कहीं अन्यत्र ले जाकर उन्हें संरक्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी जीव को पटना के चिड़ियाघर में लाकर सुरक्षित रखेंगे, उनके संरक्षण के उपाय करेंगे, तो चिड़ियाघर जब हम ला लिए तो उस जीव को अपने प्राकृतिक पर्यावरण से हटा दिए। तो अपने प्राकृतिक पर्यावरण से हटाकर कहीं और ले जाकर संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? XC2 कहलाता है। सवाल ये पूछा कि विभिन्न जातियों का XC2 संरक्षण के लिए निम्न में कौन सा उत्कृष्ट है, यानी कौन सा मतलब किस तरह संरक्षित हम कर सकते हैं? तो ये इसमें एक क्या है? जर्मप्लाज्म का मतलब है कि जो जीव पर विलुप्ति का खतरा बहुत ज्यादा है, मान लीजिए किसी जीव का 5-6 सदस्य ही बचे हुए हैं, तब उनके संरक्षण के प्रयास शुरू हुए, तो स्वाभाविक है कि वे 5-6 सदस्य ना बच सके और पूरी जाति उसका क्या हो जाए? विलुप्त हो जाए। तो ऐसी स्थिति में उसके डीएनए को संरक्षित रखा जाता है, और वही क्या कहलाता है? जर्मप्लाज्म। डीएनए को संरक्षित रखकर आगे टिश्यू कल्चर या जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए उन्हें कृत्रिम तरीके से क्लोन बनाकर पैदा करने की संभावना बनी रहती है, इसलिए उन्हें सुरक्षित किया जाता है। हालांकि ये काफी महंगी विधि है। बाया महाधमनी चाप यानी एओर्टा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एओर्टा। महाधमनी किसमें पाया जाता है? ये पूछ रहा है, तो ये पाया जाता है किसमें? स्तनधारी में। बाया महाधमनी चाप मतलब महाधमनी किसमें पाया जाता है? अंग्रेजी में एओर्टा कहते हैं, यह स्तनधारी में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सांप जहरीला नहीं है? अजगर, ठीक है, पाइथन भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? गंगा का डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है, गंगा का डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। मानव साहस मतलब मानव के समान, लघुम यानी लघुत्तम यानी छोटा कपी कौन है दोस्तों? गिबन। ये सबसे छोटा बंदर है, सबसे बड़ा बंदर बैबून। किनके जबड़े नहीं होते हैं? मिक्साइन अलग वर्ग है दोस्तों, कोर्डेटा का ही वर्ग है, और इसमें जबड़े नहीं पाए जाते। कोलंबा लिविया किसका वैज्ञानिक नाम है? कबूतर का है दोस्तों, कबूतर लिखा, कबूतर सही कर लीजिएगा। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क होगा यहाँ पर, यानी और ग्रंथि विहीन होती है? ये किसका होता है? सरीसृप का होता है और मछली का होता है। सरीसृप का होता है और बाकी किसी का नहीं होता है। एम्फीबिया वर्ग के सत्य, अग्रपाद में 4, पक्षपाद में 5 उंगलियां। पर्ल आस्टर में मोती कहां बनता है? तो त्वचा में धसे किसी बाहरी कण के चारों ओर बने आवरण से। ये मोलस्क जीव है दोस्तों, पर्ल आस्टर, जिनसे मोतियों का निर्माण होता है। जबड़े वाले जंतु को क्या कहते हैं? जबड़े वाले जंतु को गनेथोस्टोमाटा कहते हैं। ये कोर्डेटा फाइलम के जीव है। किस फाइलम के? हाँ, तो याद रखिएगा, याद रखने वाला तथ्य दोस्तों, कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें। जंतु जो एक ही फाइलम के हैं। बात स्पंटोपोरीफेरा है, लीवर फ्लू प्लेटी हेलमेंथीज है, तो ये तो होगा नहीं होगा? लीवर फ्लू प्लेटी हेलमेंथीज केचुआ एनिलिडा होगा। स्टारफिश एगनोडर्मिटा, एंटोडिन एगनोडर्मिटा, सी अर्चिन इगनोडर्मिटा। समुद्री घोड़ा मछली स्टारफिश इगनोडर्मिटा, तो इसका एक ही फाइलम के सदस्य है और सी के सभी सदस्य इगनोडर्मिटा के सदस्य है। जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है। इसका कारण है परासरणी प्रघात, यानी कि ऑस्मोसिस प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऑस्मोसिस प्रक्रिया में कोशिका जितने भी है केचुए के शरीर में, केचुए के शरीर के सारे कोशिका का कोशिका द्रव्य बाहर निकल जाता है। अब जब सारा कोशिका ही क्षय हो जाएगा अर्थात मृत हो जाएगा, तो केचुआ बचा रहेगा?
निम्नलिखित में कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने के लिए केवल नेत्र बिंदु ही होते हैं? तो यह है आपका कौन फीता कृमि, प्लेनेरिया है। कौन है? प्लेनेरिया। निम्न में कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों का आवाज निकालता? डोरोंगो। उस पक्षी का नाम क्या है? डोरोंगो। डोरोंगो। मोती की पैदावार पर्ल ऑयस्टर से होता है। किससे? पर्ल ऑयस्टर। और पर्ल ऑयस्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्लेनेरिया, डोरोंगो, सुक्ति। ठीक है, आगे 155 छूट गया। अच्छा अच्छा अच्छा। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग। यह दर्द निवारक दवा है जो पशुओं के शरीर के किसी खास अंग के दर्द को कम करता है। यही दवा का पशुओं पर बेजा इस्तेमाल हुआ और उसके बाद जब पशु मृत हुए और गिद्धों ने उसको खाया तो ये खतरनाक रसायन उनके शरीर में पहुंचकर और गिद्ध को विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया था। यह दवा अब भारत सरकार बैन कर चुका है। कौन एक मछली पर का नहीं है? एस्टारफिश नहीं है। एस्टारफिश आप जानते हैं इकोनोडर्मेटा के हैं। शीत निंद्रता शब्द की परिभाषा क्या है? तो कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम उपापचय की गतिविधि को ही क्या कहते हैं? शीत निंद्रा कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म नियत तापी प्राणियों का है? मकर और शुतुर्मुर्ग। मोर तो पक्षी है तो ये तो नियत तापी। ऊंट स्तनधारी, यही सही है, सी होगा। मोर पक्षी है और ऊंट स्तनधारी है और पक्षी स्तनधारी दोनों ही नियत तापी होते हैं। इसका आंसर सी। प्राणियों के निम्नलिखित वर्ग में किसमें त्रिकोणीय यानी त्रिकक्षीय हृदय होते हैं? तो उभयचर में और सरीसृप में। हालांकि सरीसृप में एक अपवाद भी है। निम्नलिखित में किसकी शारीरिक बनावट में एक द्विपार्श्विक समरूपता पाई जाती है? नेरिस, नेरिस, नेरी एस्टेरियस, नेरिस होगा। एनिलिडा का एनिलिडा द्विपार्श्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मार्सुपियन की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो ये बच्चों को थैली में ले जाते हैं। मार्सुपियन थैली कंगारू में होते हैं, एक डी, ये एक स्थल से दूसरे स्थल पर प्रवाह। नहीं, ये बच्चों को थैली में ले जाते हैं। यही सबसे इसका सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन वास्तविक मछली है? तो उड़न फिश। उड़न मीन यानी फ्लाइंग फिश के बारे में बात किया जा रहा है। फ्लाइंग फिश वास्तविक मछली है। समुद्री चूहा किसको कहते हैं? काइटिन को कहते हैं। ये मोलस्का के जीव है। निम्नलिखित में किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है? साल्मेंडर एम्फीबियन जीव है। एस्केलेटन मछली है तो दो कक्षीय होगा इसका। स्वयं के गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे किसकी परत? वसा की और मोटी परत होती है जिसे ब्लबर कहते हैं। निम्नलिखित में लायन फिश किसे कहा जाता है? टोरिस वोरियस को ही क्या कहा जाता है? लायन फिश कहा जाता है। चलिए, क्लियर हो गया? तो सारे प्रश्न हो गए। आइए नेक्स्ट क्लास में फिर 6 नंबर में प्रकाश संश्लेषण पर रहते ना। आइए प्रकाश संश्लेषण पर। कुछ प्रश्न है जिनके उत्तर पर कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो सब रटने वाले प्रश्न, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। मोती किससे प्राप्त होता है? सुक्ति से प्राप्त होता है। अंग्रेजी नाम तो पर्ल ऑयस्टर है। इन्होंने आंसर नहीं बताया क्या? झूठ मूठ के कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आप लोग। देखिए निनॉन में क्या है। निनॉन में तो बिल्ली कहा के टेपिटम लूसिडम, ये कितना समझा के बताए थे। टेपिटम लूसिडम शुरू से क्लास से नहीं जुड़िएगा तब कैसे होगा, दिक्कत होगा। अस्सी नंबर। अब दोस्तों जो भी ऑनलाइन दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप करिएगा, नहीं तो फिर से देखिएगा। बताएं, हर क्वेश्चन को बताएं डिटेल से।